इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले इसमें चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो चार्ज आपको पता ही है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, चार्ज के यूनिट हो गए कूलम, और एक होते हैं स्टैट कूलम। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। याद रख लो, ये इतने स्टैट कूलम हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, बिल्कुल सेम। और इसको इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी के ऊपर कम से कम चार्ज कितना होता है, E, मतलब ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज का अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको पता है I इज इक्वल टू Q/T होता है, यही होता है फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। अब अगर मैं Q को एक साइड पे लिखूं तो ये I इंटू T होगा, ठीक है। तो ये एम्पियर और इसका T, जब पूछो तभी बताना, ठीक है। A क्या है, एम्पियर, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चार्ज है ना, मैंने आपको बताया कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल्शन, और प्लस माइनस अट्रैक्शन। तो ये भी याद रखना, 2 सिमिलर चार्ज कैन अट्रैक्ट ईच अदर, कर सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। 2 सिमिलर चार्ज, एक जैसे चार्ज भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन कर सकते हैं, जब एक का साइज बहुत बड़ा हो और एक का साइज बहुत छोटा हो, ठीक है। 2 सिमिलर चार्ज कैन अट्रैक्ट ईच अदर, बस फर्क उसमें शर्त क्या है, भी एक का साइज काफी बड़ा है, दूसरे का कंपेरेबल। क्लियर हो गया, ये चीजें समझ आ गई चार्ज के बारे में। अच्छा, और चार्ज जो है ना, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर किसी बॉडी का मास है m और मूविंग विद वेलोसिटी v और चार्ज है q, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज नहीं चेंज होगा। मास कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इसके पास अगर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चार्ज वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, चार्ज और मास का रिलेशन होता है, सॉरी, मास और वेलोसिटी का रिलेशन होता है, और चार्ज और वेलोसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं होता। और इंपॉर्टेंट देखो इसमें, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, जितना चार्ज पहले होता है चार्ज उतना ही रहता है बाद में भी। जैसे कि आपके पास है पेयर प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या है, मान लो गामा पार्टिकल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो एक बनता है पॉजिट्रॉन और एक बनता है इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो, पहले चार्ज कितना था, इनका टोटल करेंगे, अब भी कितना है, 0। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये होता है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। एक होता है एनहीलेशन, क्या होता है, एनहीलेशन, बिल्कुल उल्टा। चार्ज रिमेन्स कंजर्व। एक और इंपॉर्टेंट याद रखो कि गामा पार्टिकल क्या होते हैं, गामा क्या होती है, एक तरह से एनर्जी, और ये जो पार्टिकल है इनका क्या होता है, कोई ना कोई मास। तो इसका मतलब आपको अगर कोई पूछे कि एग्जांपल दो जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एग्जांपल है। और इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समझ आ रहा है चार्ज के बारे में, क्लियर है पॉइंट। चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कूलम इसके यूनिट है, स्टैट कूलम इतना इलेक्ट्रॉन पे, फंडामेंटल है, डायमेंशन फार्मूला, अट्रैक्शन रिपल्शन, सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। चार्ज ऑलवेज कंजर्व, पेयर प्रोडक्शन, और इसका ये एग्जांपल। और चार्ज की एक खासियत ये है भी, दे आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन, जैसे कि 2 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो का मतलब तो पता ही होगा ना, 2 माइक्रो कूलम में अगर 2 माइक्रो कूलम जोड़ोगे तो इट विल बी 4 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, क्लियर। और किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है, चार्ज की प्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकती है। एक होती है बाय फ्रिक्शन, ठीक है, एक होती है बाय इंडक्शन, और एक होती है बाय कंडक्शन, इंडक्शन और अगला कंडक्शन। तो 3 तरीके हैं जिसकी वजह से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ सकता है।
फ्रिक्शन में क्या होता है, जब बॉडीज को रब करते हैं, ठीक है, तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। मान लो ए और बी बॉडी को रब किया, तो ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ए के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस, और बी के ऊपर माइनस। तो कितना माइनस आएगा इसके ऊपर, देखो मैं बताता हूं। किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस एन ई, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज। मतलब अगर मैं ये कहूं कि किसी बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, वर्डिंग ध्यान से देखना, 100 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं। एक्स्ट्रा मतलब किसी से लिए होंगे, एक्स्ट्रा का मतलब ये भी किसी से लिए होंगे, अपने पास वो जितने होते हैं उतने एक्स्ट्रा लिए, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है, 100 इंटू ई, मैंने आपको बताया था यहां पे फंडामेंटल, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो ये 1.6 इंटू 10, आंसर किस में आएगा, माइनस में, इसलिए आएगा क्योंकि किसी से लिए इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, किसी से 100 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये याद रखना कि इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कम से कम किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है ना वो इतना होगा बस, और n की वैल्यू है ना जो, या 1 2 3 4 इंटीजर में होगी। ये नहीं होता कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, वो इसमें नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वैसे होता है, क्वार्क्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको, क्वार्क्स। ठीक है भी, क्वार्क्स भी बोलते हैं, मतलब होता है ऐसा, मगर ये स्टैटिक में पॉसिबल नहीं होता। जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं तब इनका आगे केस बनता है। तो एक बार याद रखो कि चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज, ये नहीं होगा, क्वार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ चार्ज क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल में होगा। आ रहा है, यहां तक समझ आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया फ्रिक्शन की वजह से। इंडक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके नजदीक कोई न्यूट्रल बॉडी ले आई, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले ये बॉडी क्या थी, और इसके पास क्या चार्ज था, मगर अब इनके अंदर क्या स्टार्ट होगी, अट्रैक्शन। तो ये हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। कोई भी न्यूट्रल बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वो न्यूट्रल को भी अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट। ये नहीं है भी अट्रैक्शन सिर्फ किस में होगी, अट्रैक्शन एक न्यूट्रल और पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव और न्यूट्रल में भी हो सकती है। तभी क्या बोलते हैं, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन से ही पता लग सकता है किसी बॉडी के ऊपर क्या चार्ज है। मान लो अगर मैं ये कहूं कि इस बॉडी के इनके अंदर अट्रैक्शन हो रही है, तो बताओ इसके पास क्या चार्ज होगा। ये क्या हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, मगर आपको कंफर्म नहीं है कि ये न्यूट्रल है कि नेगेटिव है। मगर अगर मैं ये कहूं कि इनमें रिपल्शन हो रही है, फिर आप डेड श्योर हो कि प्लस प्लस में रिपल्शन ही होती है। रिपल्शन सिर्फ सिमिलर चार्ज में हो सकती है और नहीं हो सकती। अट्रैक्शन एक न्यूट्रल में और चार्ज बॉडी में भी हो सकती है। बोलो, क्लियर हो गया। तो ये चीजें चार्ज के बारे में। अब चार्ज के बारे में, और ये कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये देखो आप, इसके पास कौन सा चार्ज है। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया अर्थ के साथ, वायर है ना, कनेक्शन किया हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, और ये न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, तो इस बॉडी खत्म हो गया। तो मतलब ये कंडक्शन हो गया। समझ आ गया चार्ज के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये फॉर्मूला यूज होता है। जितने भी न्यूमेरिकल आप देखोगे तो ये इसी के बेस पे है, NE। चलिए आगे। तो ये था चार्ज के बारे में। उसके बाद आता है कि इन चार्जेस में क्या होती है, फोर्स भी लगती है। चार्जेस में क्या लगती है, फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसने बताया, कूलम्स ने बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में क्या होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है चीजें। मान लो आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R, सही है। अब इनके अंदर कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और याद रखो जो एप्सिलॉन नॉट है, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट, चलो देख लेना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 होती है। और इसके जो यूनिट होंगे ना,
एक इसको आप इस साइड पे ले जाओ, फोर्स को नीचे ले आओ, तो इसके जो यूनिट बनेंगे कूलम स्क्वायर cc अपॉन m स्क्वायर न्यूटन -1। तो ये इसके क्या हो गए यूनिट्स। और ये हमें बताता है कि एयर के अंदर उनके बीच में क्या फोर्स लग रही है। अगर एयर के अलावा कोई और होगा मीडियम, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा और ये आ जाएगा Q1 और यहां पे Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये किसी और मीडियम के लिए, ये एयर के लिए। तो यहां पे मैं A लिख देता हूं, यहां पे मैं M लिखता हूं, दोनों को करता हूं डिवाइड। तो दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा FA अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको K से लिखते हो या एप्सिलॉन R से लिखते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली क्या है कि जब भी आप दो चार्जेस के बीच में मान लो एयर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में मान लो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। और जैसे ही आप कोई मीडियम रखोगे ना, FA अपॉन FM, K को नीचे ले आओ, FM को ऊपर ले जाओ, तो ये जो K आप देख रहे हो ना, ये इसके मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कौन सा रखा है, पहले क्या रखी होती एयर, तो एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कैपिटल K के लिए कैपिटल K की वैल्यू 1 किसके लिए, एयर के लिए। और अगर मैं ये कहूं कि कैपिटल K की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब दोनों के बीच क्या रख दिया। अगर कैपिटल K की वैल्यू 81 है, तो बीच में क्या रख दिया, वाटर रख दिया। और याद रखना यहां पे अगर आप 81 पुट करोगे या 2 पुट करोगे या 3 पुट करोगे, तो ओवरऑल आप ये बात समझ लेना कि मीडियम रखने से फोर्स कम हो जाती है। कितने टाइम्स, 1/K टाइम्स। आ रहा है समझ, 1/, मीडियम रखेंगे तो फोर्स जो है वो 1/K टाइम हो जाएगी। तो आपको ये पूछा जाए कि एयर में पटे हैं पहले, तो 20 न्यूटन लग रही है, अब उनके बीच में ऑयल लग रहा है, तो फोर्स बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले इसके बीच में एयर थी, अब इनके बीच में रख दिया मेटल, तो ये हो गया K के इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो F एयर अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू F मेटल, तो ये कितना आ गया 0। हाँ जी बोलो, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा बताता हूं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, ठीक है। इसके थोड़ा न्यूमेरिकल के टाइप कैसे बनते हैं, कूलम्स लॉ तो आपको समझ आ ही चुका है। अब देखो अगर आपसे ये कहा जाए कि कूलम्स लॉ, एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, F इक्वल टू बोलो K को भी मैं लिख देता हूं 1/, अब आपने करना क्या, इसके न्यूमेरिकल के लिए सीधा सीधा 2-3 चीजें ध्यान से समझो। अच्छा, फोर्स के फॉर्मूले पढ़े आपने, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं लगा दो। जैसे कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में होता है तो फोर्स का फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, सही है। तो इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे कोई न्यूमेरिकल इस फॉर्म में आता है, अ चार्ज इज मूविंग अराउंड वर्ड आ गया ना, समझ लेना ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसकी वेलोसिटी निकालो, ये सब आ जाएगा। जैसे कि अब आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ इसमें R से R कैंसिल कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहीं से निकलेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या आ जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, R से R कर दोगे कैंसल, और 1/2 से तो ये किसके इक्वल आ गया, K अपॉन 2 Q1 Q2 अपॉन R। तो मतलब आपको ये लगाना कि आपने क्या अप्लाई करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर का क्वेश्चन आ जाए तो m फोर्स है ना, तो फोर्स ही है और क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पुट करना है। अब आ जाए, अब बॉडी इज फॉलिंग, जब भी फॉलिंग का क्वेश्चन आ जाए तो mg लिख देना, आ रहा है समझ भी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, mg इक्वल टू K Q1, मुश्किल नहीं है कुछ, बस दिमाग लगाना कि फॉलिंग है कि रिवॉल्विंग है, आ रहा है समझ। अब अगर आपसे ये कहा जाए न्यूमेरिकल में, मान लो एक चार्ज है Q1 यहां पे पड़ा है, दूसरा ऊपर से गिर रहा है, तो मतलब आपने याद आ गया कि वेट का कंसेप्ट, और इसके ऊपर भी प्लस है, तो इसके वेट की वजह से ये तो नीचे जाएगा, मगर इसकी रिपल्शन की वजह से ये ऊपर जाएगा। और अगर मैं कहूं कि ये स्टेशनरी है, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी आपको पूछा जाए भी कितना Q1 होगा कि ये हवा में रुक जाए, इतने डिस्टेंस पे रुक जाए, या और अगर आपको ये कहा जाए
कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखो जितने फॉर्मूले फोर्स के मैंने सारे लगा दिए, और क्या करूं बताओ, आ रहा समझ भी? तो ये आ गया एक्सेलरेशन के बेस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो F इज इक्वल टू m में। क्लियर? बिल्कुल। ये तो न्यूमेरिकल के टाइप बता रहा हूं, ठीक है। अब उसमें देखो, अब क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि ये तो पता लग ही गया कि अगर कोई मीडियम रखेंगे तो फोर्स एयर से क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय k। तो ये भी न्यूमेरिकल का टाइप बनता है। और टाइप क्या बनता है, आपको ये पता है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मैंने बताया चार्जेस आर एडिटिव। अब ये कहा जाए कि इसको भी इतना चार्ज दे दिया, इसको भी इतना चार्ज दे दिया। मान लो ये पहले कितना था, -3 माइक्रोकूलम, और ये था 10 माइक्रोकूलम। आर कुछ भी दे रखा हो तो इनके अंदर आप एफ कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। मगर अब ये कहा जाए कि इसको भी मैंने क्या किया, पहले ये सिचुएशन थी, इसको भी मैंने दोनों को 20 कूलम चार्ज दे दिया, ऐड कर दिया दोनों में। अब फोर्स क्या है, पहले कितने था, अट्रैक्शन पहले क्या थी, अब इसको 20 दिया तो ये बन गया आपका 17। और यही साबित करता है कि ये एडिटिव इन नेचर है। ये कितना 20, ये -3, ऐड कर दोगे 17, इसको तो ये 30 आ जाएगा। मतलब ये टाइप बता रहा हूं, ऐसा टाइप आता है भी, चार्ज उसको भी इतना दे दिया, उसको भी इतना दे दिया। अब बताओ फोर्स क्या, दोनों की रेशियो फाइंड करो तो कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि इसमें से निकाल के इसको दे दिया, जैसे कि मान लो अगर मैं ये कहूं दोनों चार्ज बराबर है, इसका 50% इसको दे दिया, तो इसका मतलब अब चार्ज क्या बचा, पहले क्या था Q, इसका 50% इसमें से निकला, ठीक है, और इसको दे दिया तो ये दूसरा चार्ज क्या आएगा, 3Q/2। चेक करो, समझ आ रहा है मेरी बात? और यार इसका इसमें से 50% निकलेगा, मतलब इसका आधा निकल गया और आधा इसमें ऐड कर दिया। इसका Q था, इसमें आधा और ऐड करोगे तो 3Q/2। अब इनके अंदर की फोर्स निकाल लो। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? अच्छा, और अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले चार्ज ये था A बॉल, ये B है, इसके पास था 2 माइक्रोकूलम, इसके पास था 20 माइक्रोकूलम, इनके अंदर डिस्टेंस था R। पहले जोड़ दिया फिर अलग कर दिया। जब भी जोड़ोगे टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले कितना था टोटल, बाद में भी क्या रहेगा, मगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, कंडक्शन हो जाएगी। टच करोगे ना तो कंडक्शन हो जाएगी, तो इसके पास चार्ज 11 आ जाएगा। नहीं आया समझ? नहीं समझ आ रहा केशव? पहले कितना था 2 और पहले इतना 20, ऐड करो। अब इनको टच कर दिया, टच करने के बाद दोबारा लेके जाओगे, मतलब यहां पे लिख देता हूं, इसको पहले क्या किया, टच किया, टच करने के बाद दोबारा सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद इसके पास चार्ज आ गया 11 माइक्रोकूलम, और इसके पास भी कितना आ गया 11 माइक्रोकूलम, और उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। तो अब इसके अंदर फोर्स की रेशियो पहले क्या थी अब क्या है, ये फाइंड करना है। कर लोगे क्वेश्चन? और ऐसे ये याद रखना कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही क्वेश्चन ये होता है कि अगर सपोज करो आपके पास चार्ज है Q, ठीक है, इसके पास चार्ज है Q A बॉडी के पास, और ये B बॉडी है, इसके पास भी चार्ज है Q, और एक थर्ड बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। पहले इसको इसके साथ टच किया तो इसके पास क्या बचा, Q/2। अब इसके पास क्या आ गया, अब इसको इसके साथ टच कर दिया, ये Q/2 बच गया और ये 3Q/2 हो गया। अरे पहले ऐसे था क्वेश्चन, पहले ये है, इसको इसके साथ टच किया, Q आ गया, अब Q/2 हो गया, क्योंकि इसके पास पहले तो कुछ ही नहीं था। अब इसको इसके साथ टच किया, पहले इसके पास Q था, अब इसके पास और ऐड हो गया, तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। समझ आ गए? टाइप समझ आ रहे हैं? और टाइप इसमें क्या बनता है कि अगर आप ये कहोगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है मोर देन 2 चार्जेस के लिए, सारे मिलके एक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सारे मिलके एक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें ज्यादातर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मान लो ये दे रखे और इनके बीच का डिस्टेंस है A, और इनके बीच का A, और ये भी क्या हो गया A, और ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। और अगर आपसे पूछे कि नेट फोर्स इसके ऊपर फाइंड करो, कर लोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसको कौन कौन खींच रहा है। मान लो इसके ऊपर चार्ज है प्लस और ये दोनों माइनस के हैं, इसको कौन खींच रहा है, ये इधर। तो आपको पता है F इज इक्वल टू K, इसका Q है, Q यहां पे मैग्नीट्यूड लिखना, यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखना होता, डिवाइडेड बाय A²। ये किसका आ गया, इनके बीच की फोर्स, ये F1 आ गई। सिमिलरली F2 किसके इक्वल आएगी,
के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, उसके बाद आपको वेक्टर का ये लगाना है। तो ये पुट कर दोगे, यहां पे पुट करोगे, नेट फोर्स आ जाएगी इसके ऊपर। इसी तरीके से 4 चार्जेस है तब भी। और अगर मान लो ये आ जाए कि अगर आपके पास ये बॉडीज हैं, 4 बॉडी दे रखी हैं, इसके ऊपर 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर भी 3 माइक्रोकूलम है, इसके ऊपर -4 माइक्रोकूलम है, और इसके ऊपर भी -4 माइक्रोकूलम है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। क्योंकि यहां पे जब भी आपने फोर्स फाइंड करनी है तो यहां पे कोई +1 चार्ज मान लो, तो प्लस प्लस रिपल्शन, प्लस प्लस रिपल्शन कैंसिल, प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो नेट क्या हो जाएगी? तो जो भी सिमेट्रिक होगा उसमें सेंटर पे सिमेट्रिक होगा तो नेट फोर्स कितनी आएगी? 0 आएगी। टाइप समझ आ रहे हैं? और ऐसी टाइप आपको मैंने पहले भी करवा रखे हैं, ठीक है? तो वो कॉपी वाले क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, ठीक है? तो ये था आपका कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन। और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या बचती है, ध्यान से देखो, कि अगर सपोज करो आपको ये कहा जाए कि चार्ज आपके पास लाइन की फॉर्म में है, ठीक है? चार्ज आपके पास किस फॉर्म में है? लाइन की फॉर्म। तो लाइन की फॉर्म में तो क्या लिखोगे? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर क्लियर? पहले चार्ज किसके पॉइंट चार्ज था, अब लाइन की फॉर्म में तो लाइन चार्ज हो गया। अब दूसरा क्या है, अगर आपके पास एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज है, ध्यान से समझ लेना, और इसके बाद मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, बस लास्ट है, ठीक है? ये हो गया। और इसका जो एरिया है वो एस है, टोटल चार्ज क्यू है, तो इसका सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय एस। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज अगर वॉल्यूम की फॉर्म में होगा, पूरे वॉल्यूम के पास चार्ज है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है भी? फर्स्ट ए में यही है, बस इसके न्यूमेरिकल है, उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। हो गया क्लियर? तो अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखो, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है? ये था आपका फर्स्ट का ए पार्ट, मतलब 33 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इतना काम है, मैं उसी में से डालने हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो उसमें है, थोड़ा उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाएं। तो फर्स्ट 33 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? देखो, मान लो कोई चार्ज है +Q, आपको यह पता है कि इसके अराउंड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ के अराउंड, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो चार्ज के अराउंड उसका। और ये कैसे पता लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है? दूसरा बताएगा, ये बताएगा इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, फिर पता लगेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अरे हाँ, कोई लपड़ मार, मान लो मैं लपड़ मार रहे हैं करके, तो आप ही बताओगे ना मैं स्ट्रॉन्ग कितना हूं। आप ही कहोगे यार बड़ी जोर से मार या बड़ा स्लो, तो मतलब आप बताओगे मेरे बारे में, तो ये मैं हूं, ये आप हो। तो फोर्स किसके ऊपर लग रही है? आप पे नहीं, तोड़े लग रही है। मैंने कह रहे आप पे फोर्स लग रही है, आप पे। ये क्या है बोलो भी? इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और ये क्या हो गया? सोर्स चार्ज। पहले तो इनके अंदर एक फोर्स लगती है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मगर हमने फाइंड करना है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये फाइंड करना है कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये पता लगता है फोर्स लग रही है स्मॉल q के ऊपर। स्मॉल q के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इससे पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये कैपिटल Q का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आए मेरी बात? तो अब बताओ, इसमें से अगर आप इसको नीचे ले जाओगे तो F अपॉन Q आ जाएगा, और ये क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाय 4। और अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ गया समझ?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप। अगर वेक्टर में है तो आर कैप लिखना है, अगर वेक्टर में नहीं लिखना तो इसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो समझ आ गया यहां तक? तो ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली जैसे कि उसमें हमने किया था, आप इसका एक फॉर्मूला ये भी याद रखो। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q इसको इधर ले जाओ, Q इंटू E इज इक्वल टू F लिख सकते हो भी। अरे इसी में से निकाला ये फॉर्मूला और इसी में से ये निकले। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कब, जब सर्कल वाला क्वेश्चन है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, M इंटू ए जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और इसको आप लिख सकते हैं mg जब कोई बॉडी ऊपर से फॉल कर रही हो। टाइप समझ आ रहे हैं कैसे बनते हैं? ठीक है, टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लो +q है, तो इसके अराउंड इसका फील्ड चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक +1 चार्ज ले आया मैं और इसको मैंने छोड़ दिया। जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये इधर भागेगा, किधर भागेगा, ऐसे। और यहां पे अगर रखूंगा तो ऐसे भागेगा, यहां पे अगर रखूंगा तो ऐसे भागेगा। तो इसके अराउंड ये कुछ लाइंस बन रही हैं, इमेजिनरी लाइंस बनती है। ठीक है, कौन सी लाइन बनती है, इमेजिनरी। अच्छा अब बताओ, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता और ये हमेशा टेस्ट चार्ज +1 लेके चलना है, अगर ये नेगेटिव होता तो ऐसे आता। तो आपने याद क्या रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर आप इसके फील्ड को दिखाना चाहते हो तो लाइन से दिखाना होता है इस तरीके से, और पॉजिटिव से लाइन हमेशा बाहर जाती है। बाहर का मतलब ये होता है कि अगर यहां पे +1 रखोगे तो ये ऐसे जाएगा। ये +q चार्ज है तो लाइंस रेडली आउटवर्ड। इसमें जो लाइंस होते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला पॉइंट समझ आ गया? ये नजर नहीं आती, महसूस हो सकती है जब इसके अराउंड कोई, जैसे मैग्नेट के अराउंड कुछ नजर थोड़ी आता है, महसूस होता है जब आप किसी आयरन के पीस को उसके नजदीक लेके जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा अब अगर ये चार्ज आपका -q है तो इसके अराउंड जो लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी। और अगर डायपोल होगा +- तो ये लाइंस ऐसे जाएंगी। चेक कर लो, ठीक बोला भी? इसका मतलब ये लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती है। आ रहा है समझ? तो ये इमेजिनरी है। इसका मतलब ये कर्व भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कर्व। स्ट्रेट भी हो सकती है। और अगर मैं ये कहूं कि अब यहां पे अगर कोई +1 रखे तो कैसे जा रहा है, आप कहोगे ऐसे जा रहा है, फिर 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 ऐसे जा रहा है। तो किसी भी जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये उस जगह पे उसकी डायरेक्शन बताएगा। किसकी? किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की? इसके इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, या किसी भी उसकी भी आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? पॉजिटिव टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती हैं? समझ आ रहा है मेरी? यार टिल्ले पे गए, बोलो भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा है और प्रोटॉन रखा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन समझ आया? कौन सा उठाओगे? इसमें से ये उठा लो तो आपको पता लग गया। Q इंटू E इज इक्वल टू MA, और A किसके इक्वल होगा? यहां से देख के बता देना। हालांकि चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, मगर मास किसका ज्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन। तो जो हल्का है वो तेज चलेगा, एक्सेलरेट ज्यादा करेगा। आ रहा है समझ भी? और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। आ रहा है, बातें समझ आ रही है सारी? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। इमेजिनरी कर्व, स्टेट, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या देगा? किसी पर्टिकुलर जगह पे डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये याद रखना, दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं होती। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लो यहां पे आपने कोई प्लस चार्ज रखा है और ये सरफेस है, मेटल है, ये मेटल की शीट है, तो लाइन ड्रॉ कर दो। कर दोगे? कैसे करोगे? देखो, जैसे ये +1 इसके नजदीक आएगा मेटल के, तो यहां पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये लाइंस ऐसे जाएंगी। क्योंकि लाइंस कैसे मूव करती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव।
ओके क्लियर। अब देखो तो नेक्स्ट है, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो दे विल फॉर्म डायपोल। क्या बनता है इनसे? डायपोल बनता है, ठीक है। और डायपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड, और डायपोल का ये होता है पी, पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू। कन्वेंशनली इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, याद रखना आपने कि नेगेटिव टू पॉजिटिव माना गया है। और इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? सी, और इसके क्या होंगे? मीटर। तो सी बड़ा है, एम छोटा है, अगर दोनों छोटे लगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, याद रखना। ये कैपिटल सी स्मॉल एम, आ रहा है समझ भी। और इसके एक तो यूनिट हो गए इसके कूलम मीटर, और एक होता है डेबे। डायपोल मोमेंट के यूनिट क्या होता है? अभी मैंने केमिस्ट्री में बताया, डेबे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्लस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक माइनस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद आ जाएगा, सारा याद आ जाएगा। ये हो गया ए। अब इजी भी लगेगा, पहले आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे याद करेंगे इतनी डेरिवेशन, अब मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल लग रहा है। ऐसे अगर सारा रिवाइज हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से लेकर इसके सेंटर तक से हमने आर डिस्टेंस मान लिया भी। और आपने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट को एक्सियल लाइन बोलते हैं। कौन सा? और यहां पे आपने +1 चार्ज रख दिया। मैंने बताया जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे +1 चार्ज रख दो। और आपको पता है कि प्लस प्लस में क्या होती है? रिपल्शन। तो आप ऐसे करो सिंप्लिसिटी के लिए, यहां थोड़ा प्लस लिख लो, यहां माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, प्लस प्लस रिपल्शन, तो ये एरो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको मैं E1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? E1, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस, डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a लेके चलते हैं ताकि कई बार इसका हाफ करना पड़े तो ईजी हो जाता है। अब ये E1 इस साइड पे हो गया, और इसकी वजह से ये यहां पे रिपल्शन हो रही है और इसकी वजह से यहां पे, मगर ये अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। रीजन? और यहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा। केशव समझ आ रहा है अब डेरिवेशन? हाँ, कर लेना। अब E1 कैसे फाइंड करोगे? देखो, E1 के Q, ये वाला डिस्टेंस कितना है बोलो? नीचे आ जाएगा R+A होल स्क्वायर। अरे K इंटू Q डिवाइडेड बाय R+A होल स्क्वायर। और E2 किसके इक्वल आएगा बोलो? KQ आ गया समझ? वो दिक्कत है तो बताओ। अरे ये डिस्टेंस R है, हमने ये फाइंड करना है, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा, दिया गया। और ज्यादा कौन है? E1 ज्यादा है, E2 कम है। तो E1 में से E2 को माइनस कर दो, तो आपके पास सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, E1 माइनस E2 करेंगे ना, E1 ज्यादा है, E2 कम है। अब ये कैसे आ रिलेशन याद है? अरे इसको माइनस ही तो करना है, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, इसका क्या लोगे? एलसीएम। और ये देखो, इसको इसमें एक कंडीशन अप्लाई की गई है कि R इज मच ग्रेटर देन A। क्या करके दिखाऊं? जैसे कि इसका एलसीएम ले ही लो आप, इसका एलसीएम लोगे तो R² माइनस A² होल स्क्वायर है। इसमें से कॉमन क्या आ गया? KQ कॉमन आ गया, बोलो भी। अब क्या होगा? इसका एलसीएम लोगे तो ये आ गया आपका R+A होल स्क्वायर। आगे बोलो, R² प्लस R², मतलब इसमें पता क्या बचेगा? मैं बताता हूं साफ साफ, इसमें E1 क्या लिया आप? E1 R+A नहीं है, E1। ओहो, पाप हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, उतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, और इसमें आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा K इंटू Q डिवाइडेड बाय R। इसको 0 पुट कर दोगे और इसको आप क्या लिखोगे? 2A इंटू Q। आ रहा समझ भी? और एक R से यहाँ पे 4 पावर आएगी, जब इसको ओपन करोगे तो ये कैंसिल होके 3 बच जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा? Q इंटू 2A
Q इंटू 2a करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका P, तो P ये आ गया। और ये हो गया कौन सा, एक्सियल। अब अगर मैं बात करूं इक्विटोरियल की, तो इक्विटोरियल आपने कैसे करना होता है, याद होगा आपको, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, और यहां पे +1 है और प्लस प्लस रिपल्शन प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो ये होता है DE1, और इसके दो कंपोनेंट बनाओगे आप, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हो गया DE1 साइन थीटा, और यहां पे आ जाएगा DE1, और इधर से इसके कंपोनेंट बनेंगे, साइन साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले ऐड हो जाएंगे। तो इसमें आप जनरली देखोगे कि DE cos थीटा वाले आपने ऐड करने हैं। और एक बात याद रखो, DE1 और DE2 बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है ये वाले, ठीक है। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, DE की वैल्यू पुट करोगे, तो DE की वैल्यू मैं आपको बताता हूं क्या पुट करोगे। पहले तो इसके लिए पुट करता हूं मैं, ये आ गया आपके पास KQ डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस है R, तो ये कितना होगा R² प्लस, याद आया कुछ, इसमें आएगा R² प्लस A² होल रूट, और इसका स्केयर R है ना, ये R का स्केयर करोगे तो ये आएगा cos थीटा, क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस कितना हो गया A, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया R² प्लस A², तो नीचे करोगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और ये आ गया समझ यहां तक। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब A यहां पे नेग्लेक्ट करोगे आप, तो आंसर क्या आएगा, K इंटू Q, कुछ गड़बड़ हुई है अभी फिर, ये देखो ये DE है, DE ये कितना आएगा, देखो 2 है ना, तो यहां पे 2DE आ जाएगा, 2DE आ जाएगा, तो यहां पे भी 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्विटोरियल पे आपके लिए रिलेशन आएगा KP डिवाइडेड बाय R³, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो आएगी 2:1। मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहां पे स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा E लिखो, यहां पे सीधा लिखो ना, ये कौन सा स्मॉल चार्ज है, तो यहां पे आएगा E cos थीटा, E cos थीटा तो 2E cos थीटा, और E की वैल्यू आप ये पुट करोगे, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पुट करोगे तो ये रिलेशन आएगा, और इसमें से A इज वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू R, दैट्स व्हाई कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया। क्लियर हो गया यहां तक, तो यहीं तक करेंगे, कल 33 क्वेश्चन करके आना, उसके बाद अगला, ठीक है, बंद कर दो।